तो अब एपिसोड की शुरुआत में कोई कह रहा होता है, लोग कहते हैं कि अंधेरे गुफा के बाद एक उजाला दिखता है। हालांकि मैं इस फिनोमिना पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आज शायद मैं खुद ही उस अंधेरी गुफा में हूँ। लेकिन मैं मरा कैसे? वो लास्ट थिंग जो मुझे याद है, मैं अपने रूम में था, वो भी अकेला। मैं विंडो से अपने पूरे शहर को देख रहा था। आफ्टर डेथ मेरी बॉडी मुझे बहुत ज्यादा भारी लगने लगी और मैं जाकर बेड बस हो गया। लगता है कि मुझे किसी ने पॉइजन दिया है। वैसे भी मुझे बहुत लोग मारना चाहते हैं क्योंकि मैं एक किंग हूँ। वैसे मैं जितना ही सोचता रहता हूँ कि मुझे किसने मारा होगा, मैं उसके बारे में उतना ही कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर, बस रहने के अलावा। कोई और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर मैडम, आपको बहुत हेल्दी बॉय हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मेरा जन्म हुआ है, पर मुझे कुछ साफ साफ दिख क्यों नहीं रहा है? ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक औरत दिखती है जो कह रही होती है, वाओ हनी, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, भले ही मुझे नहीं पता ये सब चल क्या रहा है, लेकिन कम से कम मैं इनकी लैंग्वेज तो समझ ही पा रहा हूँ। ये एक अच्छा साइन है मेरे लिए। ये बंदा कहता है, हेलो माय लिटिल आर्ट, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, चलो बोलो डैडी। उसकी मॉम कहती है, रे ये अभी अभी जन्म लिया है, क्या तुम पागल हो? हमारा मैन कैरेक्टर आजू बाजू देखता है और वो कहता है, यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल ही है। और आखिरकार हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका जन्म अभी हुआ है और वो एक छोटा सा बच्चा है। और वो कहता है, मैं हूँ कहाँ? मैं कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत गए और मुझे पता चला कि मेरी माँ एक जेंटल और काइंड हार्टेड पर्सन है और उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को अच्छी तरह से बांध रखा है। मेरे फादर रोनाल्डो एक डिसिप्लिन और चार्मिंग मैन है, तो एक अच्छे फादर भी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं एक लवली और केयरफुल फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है जो मैं नहीं चाहता कि मेरी दुश्मनों को भी मिले। मेरी इन प्यारी आँखें जो किसी को भी आसानी से अट्रैक्ट कर सकती है, और ये मेरी बॉडी जिसे मैं अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता और जब चाहे तब मैं अपनी हालत खुद ही ख़राब कर देता हूँ। कितना शर्मनाक होगा एक राजा के लिए ये सब। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि अंत में जाकर मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मुझे कितने पुराने ज़माने में लाया गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को देख के लगता है कि ये लोग अपने वेपन्स अपने साथ ही लेकर चलते हैं। तभी वहाँ पर कोई आदमी कह रहा होता है, ये बस $2 का है, ये तुम्हारे हर घाव को ठीक कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे अब मान लेना चाहिए कि ये जो लिक्विड बिक रहा है मेडिसिन के तौर पर, ये लीगली बिक रहा है। उसको हम कहती है, माय लिटिल आर्ट, क्या तुम थक गए हो? क्या हम घर चले? और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। पर सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मैं प्रीवियस लाइफ में एक किंग था और मैं अपने पूरी आर्मी को अकेले लीड करता था। मैं अपनी कंट्री को पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करता था, लेकिन मैंने कभी भी इन सारी बातों पर प्राउड नहीं किया। लेकिन इस बात जो मैं कह कर रहा हूँ, और मैं दिखाया जाता है कि वो घुटने के बल चलने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी मम कहती है, रे कहीं ये जाके सामने दीवार से टकरा ना जाए। रे उसके फादर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो टकराने वाला होगा तो मैं उसे पहले ही रोक लूंगा। और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक मिरर के सामने जाकर बैठ जाता है। उसके मॉम डैड कहते हैं, ओ सो क्यूट, ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये अपने आप को मिरर में देख रहा है। आर्ट सोचता है, मुझे अभी मेरे नए नाम की आदत नहीं हुई है। एक राजा के लिए आर्ट बहुत ज़्यादा क्यूट नेम हो गया। लेकिन जब मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, तो ये तो कहना पड़ेगा मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। इंतज़ार करो फ्यूचर लेडीज़, मैं तुम सबका दिल तोड़ दूँगा। और ये सुन के वो हँस रहा होता है और आर्ट को देखकर उसके मॉम डैड खुश हो रहे होते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम आर्ट को एक नाइट किस देती है और कहती है, स्वीट ड्रीम माय लिटिल आर्ट, और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। और तभी आर्ट उड़ जाता है और कहता है, टाइम टू मिशन स्टार्ट, और वो अपने ब्लैंकेट को नीचे फेंकता है और अपनी बेड पर से जंप करके ब्लैंकेट पर उतर जाता है। और वो सोचता है, एलिस को लग रहा है कि मैं सो गया हूँ, और हाँ, एलिस उसकी मॉम का नाम है। लेकिन मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कम से कम 1 घंटे का वक्त है, क्योंकि एलिस 1 घंटे के अंदर मुझे देखने के लिए ज़रूर आएगी। और वो क्राउल करते करते आगे जाने लगता है और वो सोचता है, मेरी डेस्टिनेशन बस थोड़ी देर है, मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। और वो तेज़ी से लाइब्रेरी में जाकर पहुंच जाता है और वो सोचता है, यस मिशन आर सक्सेसफुल। आर्ट हमें बताता है कि जब मैं इस दुनिया में आया तो मैं इस दुनिया को देख कर बहुत ज़्यादा हैरान था, और तभी से मैं इस दुनिया के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जिस किंगडम में जन्म लिया हूँ,
इस कॉन्टिनेंट का नाम है डाइकेथिन। और कंपेयर करें 3 मेजर किंगडम का, तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट का नाम है एलिनोरा, जो डीप फॉरेस्ट के अंदर बसा हुआ है। और सेकंड कॉन्टिनेंट का नाम है डार्बू, जहाँ पर जो अंडरग्राउंड है और वहाँ पर डांस रहते हैं। और तीसरे कॉन्टिनेंट का नाम है एस्पाइन, जो सबसे पॉपुलर रीजन है और वहाँ पर ह्यूमन रहते हैं। मेरे पिछली दुनिया की तरह ही यहाँ पर भी मोनार्च सिस्टम ही चलता है, लेकिन मेरी पुरानी दुनिया के बजाय ये दुनिया बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है। और जब मैं यहाँ आया था, मैंने तभी रियलाइज़ कर लिया था। तो एक बुक उठाता है और कहता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक चलता है। ये पुरानी दुनिया में एक लाइफ फोर्स थी जिसे की कहते थे, और उसकी प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन इस दुनिया में वैसे ही सिमिलर फोर्स है, लेकिन उसे माना कहते हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन माना हमारे चारों तरफ होता है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैंट में कुछ खुजली हो रही है। वो बताता है कि माना पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत कम लोगों में ही होता है। अगर तुलना करें तो 100 बच्चों में से बस एक बच्चा ही माना पावर को पोसेस कर पाता है। और तभी उसे एहसास होता है कि खुजली पैंट में और ज़्यादा बढ़ रही है। फिर वो उसे नज़रअंदाज करता है और कहता है, माना पावर को बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, और जिसमें से 2 कॉमन यूजेस हैं, एज्यूमेंटिंग और कंज्यूरिंग। एज्यूमेंट्स में माना पावर स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी को इनहेंस कर देती है और कमजोरियों को एक रेंज में ही बांध कर रख देती है। लेकिन अगर वही बात करें कंज्यूरिंग को, तो वो मानव पावर को आजू बाजू फैलाने के लिए होती है। जब मैंने अपनी मोम को देखा, तो उनके पास एक स्पेशल तरह की माना पावर है, जो किसी भी चोट को आसानी से रिस्टोर कर सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, एक मेज अपने बचपन के फर्स्ट या लास्ट ईयर में अवेक हो जाता है, बट मेरा कोर कहाँ है? मैं माना पावर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे की सेंटर को महसूस किया करता था मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में। हमारे वर्ल्ड में सिखाया जाता था कि की सेंटर हमारे अंदर ही होता है, जो अलग-अलग जगह पर बिखरा होता है, और हमें उसके अलग-अलग टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना होता है, जिससे एक परफेक्ट की सेंटर बनता है। और शायद मुझे वैसा ही करना चाहिए, और वो मेडिटेशन करने लगता है और की सेंटर को इकट्ठा करने लगता है, या माना पावर भी कह सकते हो, और वो काम कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम आती है और उसे उठा कर कहती है, ओह लिटिल लार्ड, तुम यहाँ थे। तुम्हारी मॉम को बहुत ज़्यादा चिंता हुई होती थी अभी। तभी उसकी मॉम को ये एहसास होता है कि वो किसी ट्रबल में है, और वो कहती है, मुझे लगता है कि तुमने पोपी कर दी है। आज सोचता है, ओह मॉम, आपका बेटा एक ग्रेट मैच बनने की शुरुआत कर रहा है, तो प्लीज़ उसे कंस्टिपेशन से पीड़ित एक बच्चा मत बनाइए, प्लीज़। उसकी मॉम कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा डायपर चेंज करने का टाइम आ गया है, जिससे हार्ट बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये मँगा तुम लोगों को कैसा लगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा, तो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।